बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और शहर में आज फिर धुंध बहुत ज़्यादा है। आज नहीं बल्कि गुज़श्ता रात से मेरे ख्याल से कोई 6:30-7 बजे के टाइम पर तो इतनी धुंध थी कि घर से बाहर जब निकल के देखा बालकनी से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो मेन रोड पर मोहतात ड्राइविंग कीजिए। रात के टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, उतनी ही एहतियात आपको सुबह के टाइम भी बरतनी है। कुछ रोड भी मेरे ख्याल से स्लिपरी महसूस हो रहे थे मुझे धुंध की वजह से, क्योंकि नमी हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग कीजिए। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है जी, और आपको अपडेट करते रहेंगे मोटरवे की सिचुएशन से भी। जैसे जैसे हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूज़ आएंगी इंशाल्लाह हम आज के शो में आपको अपडेट करते रहेंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ चले। आज की पहली खबर, मोहसिन स्पीड ने एक और मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर की तामीर शुरू। इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट से बिनाई ज़ाया होने पर रिपोर्ट तैयार। 18 अफसर लाडले हम नहीं, तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। शहबाज शरीफ, मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाकर सबको मिलजुल कर चलना होगा। और महमूद बूटी डंपिंग साइट पर 5 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट तैयार। नहीं जी, ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब, अली साइद साहब मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से शेयर कर रही थी दोनों के साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ, कि धुंध में खौफ आता है आप लोगों को ड्राइविंग करते हो। आप लोग तो शहर से बाहर जाते हैं, और ऑनेस्टली मैं पूरा रास्ता दिरुशियत पड़ती हुई आती हूँ कि खैर से दफ्तर पहुँच जाएँ, जितनी शदीद धुंध थी। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ड्राइव करते खौफ या फोग से आप कह रही हैं खौफ? नहीं, फोग से ड्राइव करते हो खौफ से। 12 साल हो गए, अब कैसा खौफ? अच्छा, नहीं, लेकिन आपको वो भी खौफ होता है जो यहाँ पर हालात है ना ड्राइवर्स के, यकीन माने वो भी खैर से आप घर पहुँच जाए, ये भी खौफ होता है। विजिबिलिटी अगर कम है तो अल्टीमेटली आपके ज़हन में वो ज़रूर चल रहा होता है। आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जो रूटीन में आप ड्राइव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मोहतात रह के आपको ड्राइव करना पड़ता है। और फिर जब आपने आना होता है या सुबह के औकात में, अगर 7-7:30 बजे की बात करें तो उस वक्त ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी कम होती है, और उस वक्त मोटर बाइक्स की तादाद ज़्यादा आपको नज़र आती है। गाड़ियों की तादाद 8 बजे के बाद बढ़ना शुरू होती है रोड्स पर। तो मोटर बाइक से तो मुझे वैसे भी डर लगता है, वो जो उनके कट होते हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में 10-12-15 दिन की बात है, इसमें ये वेदर निकल जाएगा, लोग इसको पछताएँगे। तो एहतियात करने की ज़रूरत है हमें। देखें, फॉग लाइट्स हैं, वो कहते हैं इस्तेमाल करें। वो एक शीट लगती है हेड लाइट पे, जिसने अगर आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है या विद इन सिटी ट्रैवल करना है, विद इन सिटी मैं कहती हूँ कि कोई इक्का दुक्का रोड पे आपको ऐसे लोग नजर आते हैं, वरना कोई गवारा भी नहीं करता। देखिए लाइट्स लगवा, जितनी फोग थी रात को, उससे तो मेरा नहीं ख्याल। साई साहब ऐसा रात के पंछी हैं, साई साहब नहीं, मैं रात को खाने पे था हमने तो अब साई साहब बात तो करने देना अब। तो साई साहब घूमते रहते हैं रात में। मैंने सुबह पढ़ा है कि रात में लाहौर के, मैं सुबह पढ़ा है मैंने अपने चैट में कि रात में जो अहम शहराएं हैं उनको बंद किया गया था, लाहौर शहर की। अच्छा। रिंग रोड को भी बंद किया गया था। इसका क्या मतलब था कि लाहौर शहर मुकम्मल धुंध की लपेट में था। हमारे घर के अब क्योंकि ऐनी शाहिद हैं साई साहब, तो मेरे ख्याल में साई साहब को इस पर मजीद बात करने की। बेसिकली सिपरा साहब को मेरी गाड़ी का नंबर याद है, मुझे सिपरा साहब की गाड़ी का नंबर याद नहीं है। ये मुझे देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता कि नंबर याद रखो। रात को हमने IG पंजाब का, CCP लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान का खाना किया हुआ था फ्लैटीज़ में क्राइम रिपोर्टर्स की जानब से। अच्छा। तो ये तकरीबन 27 साल बाद IG साहब कह रहे थे किसी क्राइम रिपोर्टर्स की जानब से पुलिस अफसरान को खाना दिया गया था, तो बड़ी अच्छी रवायत थी। तो वहाँ से जब मैं निकला तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो यकीन करें फ्लैटी से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। इतनी फोग थी, वो समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे घर तक पहुँचने, मेरा घर डेवस रोड पे है, तकरीबन 10 मिनट लगे। शदीद फोग थी। सिपरा साहब जिस तरह कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, गाड़ी की वो जो लाइट्स हैं उससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन जितनी फोग थी उससे किसी लाइट से कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो एहतियात करनी चाहिए। ये 10-12 दिन है, इसमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा कर लें। बाकी बाइकर्स जो हैं वो तो अपने हिसाब से ही चलाते हैं। नहीं जी, उनसे वो वाकई तो चाहे खौफ आता है। फोग हो, स्मोक हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उनकी स्पीड अपनी है, उनके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आज फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये जो सिग्नल फ्री रोड है, मुझे ये फील होता है कि इस तरह के वेदर में ज़्यादा जो है वो
खुदा ना खास्ता ऐसा चांस होता है कि कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि सिग्नल है नहीं और सब लोग जहाँ पे किसी ने टर्न होना है यू टर्न से, तो एकदम से अगर आप पीछे से स्पीड से आ रहे हैं तो पहले तो रिक्वेस्ट ये है जी, ट्रैफिक चलेगी तो आप कुछ थोड़ी स्पीड करेंगे ना। आपके जब रोड पे जब पीक टाइम होता है, सुबह के टाइम की बात कर रही हूं, मैं सुबह के वक्त मैं भी बात कर रहा हूँ। नहीं अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है, स्कूल का टाइम चेंज है। नहीं स्कूल का टाइम नहीं है ना चेंज, अभी सेम है। आप मुझे बताएं, एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस अच्छा मेरे वाले रूट पे, अच्छा मैं ज्यादा अर्ली मॉर्निंग आती हूं, आप बहुत मॉर्निंग, मैं 8 बजे की बात ठीक है मैं एग्री करती हूँ। आप एक हफ्ता हो गया तकरीबन, हाँ जी, आपकी ट्रैफिक पुलिस इस चीज़ को मुनज़्ज़म नहीं कर सकी कि हमने जो अहम शाहराएं हैं जिसमें कैनाल रोड है, आपका जे रोड है, लिबर्टी है, कलमा चौक है, हमने उसको अंडरपास बना के सिग्नल फ्री किया। सुबह के औकात में आप जाएं वहाँ पे लाइनें लगी होती, कलमा चौक से लेकर सेंटर पॉइंट तक लाइन होती है। ठहरे साईं साहब, एक मिनट बात सुने, एक मिनट हौसला रखें, हौसला रखें साईं साहब, आप कीजिए कमेंट, आप कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आप चलान ज़रूर करें लोगों के, वो आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन मेरे ख्याल में सुबह 1 घंटे के लिए आप ट्रैफिक की रवानी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे या बाकी लोगों के बच्चे 10 मिनट की ड्राइव पे हैं तो उनको अगर 35 से 40 मिनट लगे ट्रैफिक में खड़े हो गए तो फिर ये चलान और ये बाकी इन लोगों को खड़े करने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल सही है। एक ठहरे साईं साहब, आप बोलिएगा, इस पे जरूर बोलिएगा। मैं कलमा चौक की बात करता हूँ। कलमा चौक में आपने इतना बड़ा अंडरपास बनाया, उसको CBD के साथ लिंक करके इतनी अहम शाहराएं निकाली, वहां से आप 8:30 से 9 बजे तक जाइएगा, आपको वहां भी लंबी लाइनें नजर आएंगी। आप जे रोड पे ट्रैवल करें, आपको सदीक ट्रेड सेंटर से लेकर लैंडमार्क जफर अली रोड तक आपको लाइन नजर आएगी। आप कनेड कॉलेज के सामने से गुजरेंगे, आपको लाइन नजर आएगी। आप LC के सामने से गुजरेंगे, आपको लाइन नजर आएगी। आप मार रोड से जे रोड की तरफ केनार रोड पे ट्रैवल करेंगे, आपको लाइन नजर आएगी। मुझे ये बताएं कि आप 1 घंटा इन लोगों को दे दें, 1 घंटा सिर्फ कि आप ट्रैफिक की रवानी पे फोकस करें 9 बजे से लेकर 10 बजे, उसके बाद सारा दिन है आपके पास चलान करने के लिए। सारा दिन जिस तरह मर्जी आप लोगों की वायलेशन पकड़े, जो मर्जी टाइम भी इतनी अच्छा ना। ये सिपरा साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं। सिपरा साहब, जब आपकी बीट में गर्मियां शुरू होती हैं या बारिश आती है तो आप सुन लेना, आपने बीट को हिट किया, सुन ले। मैंने हिट नहीं किया, मैंने तो जनरल बात की है। पूरी गर्मी है, आपकी लेस्को जो है वो कहीं नजर नहीं आती। अब आपकी जो सुई नॉर्दर्न है ये कहीं हमें तो एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। बीट की बात करते हैं, लेकिन बीइंग अ शहरी ये रेजर्वेशन बिल्कुल ठीक है। और जब आपको पता होता है ना कि रोड कुछ ज्यादा हो रही है, सिस्टम इतना अच्छा, फिर भी लोगों को मसला है। सुने तो सही, पब्लिक की बात, मैं पब्लिक की बात, साईं साहब आए हैं, साईं साहब से पूछे कोट लखपत कितनी देर में इन्होंने क्रॉस किया, पब्लिक की बात, लाहौर ब्रिज कितनी देर में क्रॉस किया, लाहौर ब्रिज जाते कितनी देर में क्रॉस किया, पूछे ना इनसे। ये बता रहा हूँ, सुने तो सही। सर जी, जब स्कूल छुट्टियां हुई हैं उसके बाद तकरीबन जो 10-15 दिन की रूटीन थी वो बिल्कुल इजी थी। जब स्कूल लगते हैं अब 3-4 दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होती शुरू हो जाएगी। अब बात ये है कि आप कहते हैं कि स्कूल के आगे रश क्यों है, आपके एक बच्चे के साथ एक गाड़ी आती है और फिर जब सिपरा साहब खुद बच्चों को छोड़ने आते हैं गाड़ी सेंटर में खड़ी करते हैं, कहते हैं पीछे वाला जाए बाढ़ में, मैं 1 सेकंड में बच्चे छोड़ के आ रहा हूँ। जब वो आपका 1 सेकंड है ना, सुन लें, रवैये लोगों के आप छोड़ दें, रवैये लोगों के आप छोड़ दें। मुझे सिर्फ ये बता दें, सुबह के टाइम रश होना, हर घर से गाड़ी निकल रही है बच्चों को छोड़ने, उनकी स्कूल की हर घर से। बात ये है करने का, इनसे पूछें कि इन्होंने लाहौर ब्रिज अभी कोट लखपत कितनी देर में क्रॉस किया है, सिर्फ ये बता दें। मैंने कितनी देर में लाइन थी वहाँ पे। आप लोग यहाँ पे गर्मा गर्मी है, थोड़ी सी इनकी बहस तकरार चल रही है। मैं मोटरवे की तरफ जाना चाहूंगी, मोटरवे की तरफ आप जरा नहीं, आप ठीक कह रहे, मैं आपकी साइड पे, मैं आपके साइड पे हूँ। अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। शायद सिपरा साहब परेशान हैं, जब 30-40 मिनट आप बाकी दफ्तर भी आपने आना है, जब बच्चों को छोड़ने जाएंगे ट्रैफिक में स्टक रहेंगे, फ्यूल आपका ज़ाया होगा, तो ये टेंशन परेशानी बनती है। मैं शायद सिपरा साहब के साथ हूँ। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है, एक सेकंड जी। अब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि सेफ सिटीज़ के कैमरे बताते हैं जहाँ पे ट्रैफिक हो कि ट्रैफिक वार्डन मौके पे पहुँचे। अब एक चीज़ है कि आप ये भी तो देखें कि सुबह के औकात में हर घर से गाड़ी बाइक निकलती है बच्चों को छोड़ने के लिए। आपकी सड़कों पे लोड प्लान तो होना चाहिए, एक सड़क 10-10 स्कूल हैं और हर बच्चे के साथ एक गाड़ी आती है। 1 हफ्ते के लिए टाइम सेम किया है
उसमें आपने इस चीज को मुनज़्ज़म कर सके तो फायदा क्या है? वही ना, बात तो करने का ये मकसद है। लोड मैनेजमेंट। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं थोड़ा सा इनको पानी शानी कहती हूँ पी ले, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। लीजिए, लड़ाई तो बरकरार है। मेरे बात को पता नहीं क्या हो गया, इनकी लड़ाई बरकरार है। हम खबर चेंज कर रहे हैं और अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। वॉल्टन रोड मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर की तामीर शुरू हो गई है। वजीर आला ने 90 रोज की डेडलाइन दे दी है और सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि डेडलाइन और फिर फॉलोअप और फिर काम आपका समझे हो गया। शायद सिपरा साहब लेकिन हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट तो आवाम की जो आसानियाँ जो है उनके लिए पैदा करेंगे। और वॉल्टन रोड देखें, उस साइड से कैवेलरी वाली साइड से लें या डिफेंस की तरफ आए तो सिग्नल फ्री हो गया आपका सारा। अब रह गया कि फिरोजपुर रोड से वाल्टन जो है और वाल्टन रोड, उसके बाद डिफेंस की एंट्री और वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल भी है जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग, और वहाँ पे तो इशारे पे आप रुक गए तो समझो रुक गए वो ट्रैफिक का। उसके बाद रोड का भी मसाइल से उसकी जो है वो बारिश के दौरान आपको पता है ज़ेरे आब आ जाता है, खड्डे भी हैं, ज़ेरे आब भी आता है और वो एक दरिया का मंजर पेश करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। आपने बिल्कुल ठीक है, ड्रेन का भी वो तो मैं देख के हैरान हुआ कि ड्रेन तो बहुत गहरी वो बन रही है। तो वो शायद सीबीडी के साथ शायद लिंक भी है उसका, उस वजह से सारा होगा, या जो गुंजानाबाद इलाका है उस वजह से भी है। लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अवामी फलाह का प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है और फिर जब डेडलाइन दी जाती है कि 60 दिन में, 90 दिन में या 120 दिन में इसको मुकम्मल किया जाएगा। हमने तो यहाँ साल वाले एक्सपीरियंस भुगते हैं कि मंसूबे अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो साल से इल्तवा का शिकार थे, लेकिन अभी आगे उनको मुकम्मल किया गया है। और जो 1 अरब का था वो 3 अरब पे गया, 3 वाला 6 पे गया। तो देखें, ये कौमी खजाने को हम कहते हैं कि किसी निगरान गवर्नमेंट में इस तरह स्पीड से पहले तो इतने काम हुए नहीं और फिर इस तरह स्पीड से नहीं हुए। ये तो अपना होता है ना कि आने वाला जो है वो क्या चाहता है, वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो वो फिर बैठ जाएंगे। यही सीएम अगर आपने दफ्तर में बैठ जाते, सुबह निकलते जाके बैठ जाते और कॉफ़ी शॉफ़ी पी के वापस आ जाते, 2 दिन मीटिंग्स करते, प्रेस लिस्ट जारी हो जाती और उसके बाद ख़त्म हो जाता ना, या कबीना का इजलास होता, ख़त्म हो जाता। निगरान सेटअप में यही होता है ना कि निगरान वज़ीर आला तो कुछ भी नहीं कर रहे होते इस तरह काम। वो जाते हैं, जाके बैठे रहते हैं, बस वो 90 दिन पूरे कर देते हैं। और अफसरान भी उनको उस तरह प्रोटोकॉल्स नहीं देते जिस तरह सीएम का होता है। उनको पता होता है कि ये बेख्तियार सीएम है। लेकिन ये कल भी मैं 2 बड़े अफसरान के पास बैठा था तो वो यही बात कर रहे थे कि पहले होता था जी मनसूबा अनाउंस हुआ, समरी बनी, PC1 बना, फिर उस पर क्या कुछ बनता रहा, 2 साल गुजर गए, फिर फंड्स का रौला पड़ गया, फिर ठेकेदार मंत्री का नहीं आया। उन्होंने कहा, वो उनका कहना था कि ये हमने देखा है कि सीएम साहब जाते हैं, वो कहते हैं जी ये मुझे बताएं कितने दिनों में मुकम्मल करें, फंड्स आपको आ रहे हैं, कोई रौला नहीं, कोई समरियाँ लंबी चौड़ी नहीं। वो जो रूटीन वर्क है, जो एज़ पर रूल्स चीज़ें हैं, वो कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं, उसके बाद फंड्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। फिर उसको उसी तरह ऑन किया जाता है जिस तरह आप अपने घर को ऑन करते हैं। और उस मंसूबे पे पर्सनल काम की जैसे खुद आप देखें डेली विजिट्स करते हैं, फिर उनकी कबीना के लोग डेली विजिट्स करते हैं, कमिश्नर लाहौर जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर आला करें तो उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनके वोट भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है सियासी दौर में इस तरह चीज़ों को ट्रीट नहीं किया जाता। आप यही बात कर रही हैं, सिपरा साहब भी यही बात कर रहे हैं, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि कई साल जो हैं वो छोटे छोटे पुल जो हैं वो पड़े रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि किसी न किसी जगह पे ठेकेदार के साथ रौला पड़ जाता है, किसी की कमीशन का रौला पड़ जाता है, किसी जगह पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो रोडेट करना शुरू हो जाती है। तो ये सारी हर्डल्स जब ख़त्म कर दी जाएंगी, जब तमाम काम एज़ पर रूल्स होंगे और आप चीज़ों को ऑन करेंगे, तो फिर जो भी मंसूबा शुरू होगा वो इन टाइम मुकम्मल होगा। कोई भी आप देख लें। और हमने वो मंसूबे जो पिछली गवर्नमेंट्स के ज़ेरे इल्तवा थे, सबसे पहले सीएम साहब ने वो पूरे करवाए। उसके बाद जो भी मंसूबा अनाउंस किया, चाहे वो शाहदरा का ब्रिज था, चाहे वो रिंग रोड की तकमील है, चाहे जितने भी आप देखें कि ये बने डिफेंस वाला पुल जो है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इन टाइम मुकम्मल की गई हैं। तो अगर आप अवामी खिदमत करना चाहते हैं तो आप कमीशन के रौले में ना पड़े, आप ब्यूरोक्रेसी की बातों में ये काम कंप्लीट भी तब भी हो रहे हैं ना कि मिशन आपका आवाम की खिदमत है। मुझे एक दिन एक आईजी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम जाते थे पहले या 2 दिन हम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करते थे, प्रेजेंटेशन बनाते थे, फाइलें मुकम्मल होती थी, फिर हम सीएम साहब के पास जाते थे, फिर वहाँ पे अफसरान जो थे वो ब्रीफिंग देते थे, सीएम साहब छोटा मोटा को हुक्म दे देते थे। उन्होंने 1 सेकंड में कॉल आती है जी पहुँचे।
तो हमको समझ नहीं आ रही होती कि प्रेजेंटेशन क्या तैयार करनी है। वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं छोड़े, बताएं जी क्या लेके आए। सीएम साहब अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें से टिक करते हैं, कहते हैं आपको ये काम दिए थे, इस पर क्या किया। तो उन्होंने कहा एक तो वो जो लाखों रुपए एक मीटिंग में खर्च आते थे वो नहीं हो रहे, दूसरा उनको हर चीज़ याद होती है, अपने मोबाइल काम कह दो फिर राह फरार तो कोई नहीं है और आप काम पे छुट्टी नहीं ले सकते। वो एक तो आईजी जेल एक दिन मुझे बता रहे थे कि सीएम साहब ने कहा जी कि 1 महीने में आपने ये चैरिटी स्टोर जो हैं वो जेलों में बनाने हैं, तो आप बना लेंगे। कहा जी सर बना लूँगा। उन्होंने कहा अगर और टाइम लेना तो ले लें, लेकिन जो टाइम आप कहेंगे उस पर आपने पूरा करना है। तो उन्होंने कहा सर इसको कर लेंगे। कहते हैं जब मैं आया मैंने मीटिंग की तो सारे अफसरान कहेंगे सर ये कैसे होगा। कहते हैं मैंने भी सीएम साहब वाली पॉलिसी ली और रोज़ मैंने विजिट्स किए जेलों के, फिर मैंने भी वो उसको 20-25 दिनों में मुकम्मल करवाया। लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आपकी विल है तो आप काम कोई भी कर लेते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, बस जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं और जिस काम को हम कहते हैं कि करना है तो वो हो जाता है। अच्छा जी, एक स्टेटमेंट मेरे सामने है जी, सीएम साहब की ईरानी कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है जी। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमतन तैयार है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक एक कमेंट लेके फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। शाहिद सिप्रा साहब देखें, दोस्त मुल्क है उसकी तरफ से इस तरह का होना मजम्मत भी की जा रही है। देखें सफ़ीर को भी वापस बुलाया है और कहा गया है कि ईरानी सफ़ीर भी ना आए। तो मेरे ख्याल में चाइना ने भी बयान दिया है कि दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और कुछ चीज़ें आ रही हैं, रद्द अमल भी आया है। मेरे ख्याल में सफारती मामलात है, दोस्ताना दोस्त मुल्क भी है, हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो उस पर रिएक्शन तो बनता है। और अगर माजी के ताल्लुकात देखें ये चीज़ें वाकई काबिल कबूल। दोस्ती तो बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन ये तो कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता कि आपके घर पे कोई पत्थर मारे या गोली चलाए। तो अगर आप और फिर दोस्ती कैसी है भाई, अगर आपने इस तरह किया है तो अगर आपको कोई इश्यूज थे, आपको किसी चीज़ पे कोई रंज था, दुख था, तो आप पाक फौज के साथ जो है वो पूरे आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, उनके साथ ऑन रिकॉर्ड अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। ये तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसकी हदूद में रॉकेट फेंकें, बम फेंकें या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करें। तो इस पे सीएम साहब की जानब से भी पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है इस बात पे बड़ी नाराज़ है ईरान से कि ये जो उनकी जानब से हरकत की गई है ये बिल्कुल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और सीएम साहब की तरह हर पाकिस्तानी का यही जज्बा है कि हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई मैली आंख से भी देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। फाइनली जी ये भी मामला सॉर्ट आउट हो गया है और होना भी चाहिए था। जो इंजेक्शन जिससे लोगों की बनाई गई उस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। 18 अफसरान पर पीडा एक्ट लगेगा। शौकत खानम अस्पताल और इसके साथ साथ जेनेसिस फार्मा कंपनी बगैर लाइसेंस इंजेक्शन तैयार करती थी और इंजेक्शन दूसरे शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हो रहा था। ड्रग कंट्रोलर्स रोकने में नाकाम रहे। साई साहब अना ये देखें कि ये अफसरान को सजाएं मिल जाएंगी, ये सारे एक्शन ले लिए जाएंगे, डिसमिसल हो जाएगी। लेकिन साई साहब किसी को आप ये देखें, मैं ये खबर पढ़ रहा था तो 66 लोगों की बेनाई जो है वो हमने आगे मजीद लोगों को तो मुतासिर होने से रोकना है और वो तभी मुमकिन है जब इन लोगों को मिसाल बनाकर पेश किया जाएगा। मिसाल में आपको क्या मिसाल बनाया जाएगा? मैक्सिमम है डिसमिसल, इससे ज़्यादा क्या सजा होगी? सिप्रा साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे। हम डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, जो मैक्सिमम इनकी सज़ा होगी वो होगी डिसमिसल। फाइन तो इनको होंगे नहीं या इनके खिलाफ मुकदमात हो सकते पहले ही हो गए हों। बात यह है कि आप देखें 66 लोगों की आंखें जाना मतलब दुनिया चली गई। तो वो लोग जो देख सकते थे, जिनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त थी, उनकी आंखें गई हैं। एक तो होता है बचपन से कोई नज़र नहीं आता, उसको नाबीना है तो वो उसके लिए तो चीज़ें सेम है, लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल ठीक था वो आपसे आंखें ठीक करवाने आया है, उसकी आंखें चली गई हैं। यानी 66 लोगों की आपने बिल्कुल ज़िंदगी ज़ीरो कर दी। अब वो डॉक्टर ठीक है, एक तो होता है जी आपने कोशिश की, एफर्ट की, किसी का कोई नुकसान हो गया वो तो चलें कोई नहीं, आप अपनी कोशिश की। एक आप देखें कि गफलत से जो काम होता है और जिस तरह की ये इंटेंशंस हैं जो नहीं, ये तो इंटेंशनली किया गया है, यही करें, ये इंटेंशनली किया, ये तो डायरेक्ट आप जो है एक बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम जो इनके लिए सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा जो भी काम हो, मेरिट पे हो, यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं। एक दिन में एक बड़े सीनियर डॉक्टर साहब थे तो उनसे मैं मेडिसिन लिखवा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लोकल लिख के दे रहा हूँ चूँकि ये असली आएगी। मैंने कहा सर लोकल? उन्होंने कहा बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें से चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती।
जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है उसमें से जाली मेडिसिन बन सकती है, वो चूँकि सिस्टम में होकर नहीं आती। तो अगर लोकल आपका इतना ज़बरदस्त सिस्टम है तो ये फिर इंजेक्शन किस तरह बने, किस तरह ये यहाँ पे सेल होते रहे, किस तरह लोग इसको ख़रीदते रहे, कौन कौन सी फार्मेसीज जो है वहाँ, तो ये सारा सिस्टम फिर देखना होगा। साहब ये तो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, इशू बना और मंजरे आम पर ये स्कैंडल आया तो पकड़ हो गई। बहुत सारी ऐसी गैर महरी दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। आपके ड्रग कंट्रोलर और इसके अलावा आपके जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि आया ये दवाइयाँ जो SOPs हैं, जो एक मयार सेट किया गया उसके मुताबिक बन भी रही हैं या नहीं, काम नहीं करते। देखें, इदारे अगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें तो आज ये खबर हमें देखने को ना मिलती। कह रहे हैं आज CM को या पंजाब गवर्नमेंट को तहकीकात करने के बाद इस बात की मंजूरी ना देना पड़ती कि इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, और मेरे ख्याल में वही कह रहे हैं कि टर्मिनेशन हो जाएगी, नौकरियों से फारिग हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कानून के कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। इनको सजाएं दिलवाने की ज़रूरत है कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है और किस जुर्म के तहत इनको सजा दी जा रही है। देखें 66 एक छोटा सा फिगर नहीं है, पता नहीं आगे कितना होता अगर उस वक्त ना होता। फिर देखें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उसकी मेडिसिन मार्केट में आ रही है। आज और भी बहुत सारी ऐसी जो मेडिसिन है वो मार्केट में होंगी, अवेलेबल होंगी, चल भी रहा होगा। एक मैकेनिज्म है, एक आपके पास हेल्थ का स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके बावजूद आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन को, इसकी सेल परचेज को आप नहीं रोक सकते, तो फिर आप उसकी मिली भगत है, आप उसमें मुलविस हैं। मैं आप देता इदारों की बात करते हैं, मैं अपने इदारे की मिसाल दे देता हूँ। अगर लेस्को है उसमें बिजली चोरी अगर मीटर रीडर या लाइनमैन डायरेक्ट सप्लाई से नहीं करवाएगा, कंज्यूमर कभी भी हिम्मत करके बिजली चोरी नहीं कर सकता। सुई गैस का भी यही है, अगर वो चोरी करना चाहता है तो उसको हमेशा SNGPL के मुलाजमीन को साथ मिलाना पड़ेगा, कंज्यूमर कभी भी नहीं करेगा। ये दोनों हाथ जो ताली है वो दोनों हाथों से बजती है। इसलिए महकमा सेहत में भी इस तरह के जो लोग हैं इनको सिवाय के टर्मिनेशन करके या टर्मिनेट करके घर भिजवाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक और अलमिया है कि हमारे पास उस तरह की कानून साजी भी नहीं है कि इनको पकड़ा जाए, इनको कानून के कटहरे में किस तरह लाया जाना है। कानून साजी हो जाए, लोगों की सजाएं जो हैं अनाउंस हो जाएं। अब देखें मैं एक और मिसाल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है। पहले ये होता था कि बिजली चोरी पे जो पर्चा दर्ज होता था उसकी जमानत हो जाती थी। चंद रोज़ कबल सेक्रेटरी पावर ने सदर ममलकत से मुलाकात करके ऑर्डिनेंस बनवा लिया कि क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस उसका नाम दिया गया। उसके तहत अब बिजली चोर की जमानत नहीं होगी। जब जमानत नहीं होगी वो जेल जाएगा, वो बिजली चोरी छोड़ेगा, जब उसको लोग देखेंगे फिर वो छोड़ेगा। इसी तरह इन लोगों को भी सामने सलाखों के पीछे लेकर जाने की ज़रूरत है। जब जाएंगे तो फिर होगा, अदरवाइज रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी फार्मेसीज हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जो अभी भी हॉस्पिटल्स के सामने, हॉस्पिटल की सरकारी अद्वियात बाहर मेडिकल स्टोर पे आती हैं, वहीं से दोबारा फरोख्त होती हैं। लेकिन जरूरत कोई रोकने वाला नहीं है। जो मुतल्लिका इदारे हैं ड्रैप को अपना काम करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। मतलब मैं कहती हूँ आज आप दवाइयाँ खाएं भी तो आपको कोई असर ही नहीं होता। यकीन माने इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं। अगर ये चीज़ें टाइमली हल ना हुई तो ये आज हम 66 लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिनकी आंखें गई हैं उनसे पूछें, आपको पूरी दुनिया हंसती बसती नज़र, ये रंग तभी नज़र आती हैं जब आपकी आंखें हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है, ये उन लोगों से पूछें जिनकी आंखें गई हैं। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये माफिया अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो ये माफिया आज बाज नहीं आएगा। ये किसी ना किसी दूसरी शक्ल में लोगों को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनेगा। तो इसके लिए CM साहब से रिक्वेस्ट ये है कि इन लोगों को वाकई कानून के कटहरे में लेकर आए, इनको मिसाल बनाएं ताकि इस तरह के काम जो है आगे ना हो और हम इनको रोक सकें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से खुसूसी मीटिंग की थी और उनके सवालात के जवाब भी दिए, और उसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं लाडले हम नहीं तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। नून लीग हुकूमत में आई तो बेरोज़गारी, महंगाई और बिजली की कीमतों को हंगामी बुनियादों पर कम करेंगे। रिवायती नारे वही ना, सेहत, सहूलियात, बिजली, पेट्रोल, आवाम को बिलाने भुसलाने वाली बातें। ये बात काटने वाली बात है कि किसी आपने लीडर की ये बात सुनी है कि हम सेहत, सहूलियात, नौकरियां, पढ़ाई ये नहीं देंगे। हर पार्टी का यही मंशूर है। ये तो रिवायती नारे होते हैं। दूसरी तरफ जी तमाम जमातें हमें मुतहरिक नजर आ रही हैं।
तख्त लाहौर की जंग, जरदारी साहब भी सरगर्म है, पीको रोड पर दफ्तर का इफ्तिताह हो गया है। वो सरगर्मियां आपको नजर आना शुरू हो गई। 8 फरवरी तक आप किसी भी कोई ऐसा बंदा जो हमें नहीं जानता उसको बिठा दें, वो इन तमाम लीडर्स की तकारीर सुनवाएं, उसको ऐसा लगेगा कि 8 फरवरी के बाद एक नया पाकिस्तान नहीं, मैं इस नए पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बिल्कुल साथ ही खबर शाहिद सिपरा साहब ने दी हुई है, हुकूमत का बिजली 5 रुपए 40 पैसे महंगी करने का फैसला। सो जो भी सियासी जमात आएगी, कौन सी ऐसी उनके पास जादू की छड़ी होगी कि बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, आवाम को तमाम सहूलियात मिल जाएगी? ऐसी कोई जमात भी नहीं आएगी जो जिस पे हम कहेंगे कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी ला सके। सारी मिल के आएंगी, सारे इसी तरह निजाम चलेगा। गैस का बिल 25,000 क्योंकि आज 25,000 रुपए गैस का। आज IMF की तरफ से पैसे मिलने पर हम लोग खुशियां मना रहे हैं, तो ये उन्हीं के कहने पे ही हम सारा कुछ टैरिफ को चेंज करते हैं, उन्हीं के कहने पे हम कीमतों को बढ़ाते हैं, उन्हीं के कहने पे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर तो IMF से निकलना है, छुटकारा पाना है, तो फिर तो शायद किसी हद तक जाकर हम लोग इससे निकल जाएंगे, जो लगता है नामुमकिन है। दूसरी बात कि ये जो आप बात कर रही हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे बढ़ रहे हैं, तो ये भी चलने हैं। उसकी वजह कि 70% आपकी जनरेशन इंपोर्टेड जो फर्नेस है उस पर है, इंपोर्टेड LNG पे है। जब आप महंगे दामों बिजली बनाएंगे तो महंगे दामों ही फ़रोख्त करेंगे। या तो हमारे पास उसका अल्टरनेट सोर्स हो कि हम पन बिजली बनाएं, डैम्स हो हमारे पास सस्ती बिजली बनाएं, सोलर है या विंड पे चले जाएं, उससे हम ज़्यादा बिजली बनाएं, फिर तो किसी हद तक समझ आती है। आज हम यहाँ बैठ के बात करें कि 70% जनरेशन हम इंपोर्टेड ऑयल पे करके और उसके बाद सस्ती बिजली लोगों को दे लें, ये नामुमकिनात में शामिल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और कंज्यूमर्स को और आप सब लोगों को मैंने कई दफ़ा पहले बताया है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको इलेक्शन की सतह पर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट लोगों को कि इन वादों पर, इन दावों पर, इन नारों पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके जो नाजरीन उनको भी समझ आ जाएगी। साबिक दौरे हुकूमत में 5 रुपये बिजली सस्ती की गई थी, और उस वक्त की गई थी जब अदम एतमाद करीब था। और वो सस्ती बिजली जब क्यों की गई थी कि IMF की जो शराइत हैं उनको तोड़ा गया था। आज कल जो है, कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी वही बात की है कि उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे उनको तोड़ा। उन्होंने तोड़कर वो 5 रुपये किया, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी रोका, मुस्तहकम किया, लेकिन IMF के साथ मुआहदे तोड़े। मुझे बताएं उन तोड़ने का नुकसान हमने आज किस सूरत में हमारे साथ सामने आ रहा है, वो सबके साथ हालात वही हैं। तो आप बताएं कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो इन मुआहदों को तोड़कर सस्ती करेगी चीज़ों को, और फिर आने वाली उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी फिर इसी तरह हमें उस तरफ पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए ये एक 8 फरवरी तक तो एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। खुश नहीं क्यों लोगों को नहीं, क्या इसमें 300 यूनिट फ्री होंगे, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 300 यूनिट्स पर। ये शाहिद सिपरा साहब ने हकीकत आपको दिखा दी है कि ये है असल में हकीकत। इन दावों के पीछे, नारों के पीछे ना जाएं। अच्छा जी, तख्त लाहौर की बात करें, जरदारी साहब ने ऑफिस का इफ्तिताह किया, इम्पैक्ट क्या आएगा? इस पे बात करते हैं, लेकिन आपका कहना है कि हम वोट किसी को ना दें। वो आपकी मर्जी है, वोट देना चाहिए, वो जमहूरी हक है, वोट का जरूर इस्तेमाल करें। किसको देना है वो आपकी मर्जी है। नारे तो सभी ये लगाएंगे, हमें यही कन्विंस कर रहे हैं ना, बिजली गैस की कीमतें यही रहनी, ये दावा हर कोई करेगा कि कम कर देंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं होगी, बिजली भी सस्ती नहीं होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह की महंगाई है, ये चीजें इसी तरह चल रही हैं। वो चॉइस आपकी है, वोट किसका है ये चॉइस आपकी है। और अब जो है आप कहती हैं कि जरदारी साहब, बिलावल साहब दिन होगा कि किस पोलिंग स्टेशन से एज लाइव आ रहा है, ये वोट को छोड़ हमारा तो वोट वो नहीं होगा, हमारी तो कवरेज ही होगी। सिपरा साहब भी होंगे, मैं भी हूँ, आप भी यहीं पे होंगे। मसला ये है कि बिलावल साहब भी बड़े एक्टिव हैं, जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव हैं। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले हल्के को फतह करें और लाहौर में ये चीज़ वाजे करें कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की इसी तरह से है। तो असर है अगर जरदारी साहब मौजूद हैं, अगर का इम्पैक्ट जो है। नहीं, ये तो है। बिलावल साहब भी आप देखें पिछले 2 हफ्तों से आपको हल्के में नज़र आते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे गलियों में फिरते हुए नज़र आते हैं। तो एक लीडर जो खुद इलेक्शन पे खड़ा है और खुद वहाँ पे कंपेन कर रहा है। एक और लीडर सड़कों पे हमें नजर आई है, मरियम साहिबा। मैं यही कहने लगा ना कि उसके बाद ही आप देखें, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जो हैं वो आपको ज़्यादा मुतहरक नजर आए हैं, फिर मरियम साहिबा भी यही है। अब मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब ने शेड्यूल दे दिया है, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, IPP के लोग भी यहाँ पे आपको मुतहरक नज़र आ रहे हैं। सारी जमातें कंपेन कर रही हैं, लेकिन ये सारी कंपेन एक तरफ फिर आप लोगों को दिल बर्दाश्त कर देती हैं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, मैं मंशूर सुनता हूँ IPP का। आप सुने वो जो अलीम खान साहब ने मंशूर पेश किया है,
वो कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, पेट्रोल पता नहीं कितना फ्री देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा। तो आप मंशूर तो सुनते रहो, आप 8 फरवरी तक तो खुश हो। के मुताबिक मुझे लगता है हम नौकरी छोड़ के आप अगर अनाज आप यहाँ देखें, किसी गली में कोई फौतगी हो जाती है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, किसी घर में शादी है, आपको मेहमानों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में खुद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा ये हमारे बड़े करीबी अजीज है। 8 फरवरी तक ये है सारा एक पैकेज है, इसको पब्लिक इंजॉय करे। उसके बाद फिर वही मुझे बताएं 300 यूनिट तक ये लोग फ्री करने जा रहे हैं। मैं घर मेरी तो मंथली कंजप्शन 700-800 यूनिट है ना, मैं तो 2 मीटर लगवाऊंगा, मैं तो फिर मुफ्त बिजली इंजॉय करूंगा। तो सारे ही करेंगे, सारे इसी तरह करेंगे, फिर तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा आपको, बिल कौन देगा? जिसका थोड़ा बड़ा घर वो 3 मीटर बर्दाश्त करेगी। क्या मसला है आपको यार, आप क्या मसला है? नहीं, आप वाकई इन नारों को एंजॉय नहीं, सुहाने ख्वाबों पे नहीं जाना भाई। सिपरा साहब मंशूर ना खराब करें आप, गवर्नमेंट उनके सियासी पार्टी नहीं, वो मंशूर है उनका, वो अपना जगह वो उसको सवाल ये है कि हर जमात के पास यही नारे हैं। देखें इलेक्शन हमारा गैस बिजली फिर मसला ये है कि बड़ी डिटाई के साथ ये बड़ा खड़े होकर कहते हैं कि हम ये हमारा मंशूर है। और आपने देखा कभी किसी मंशूर पे अमल दरामद हुआ? एक पार्टी आई थी 3.5 साल के लिए जो कहती थी कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, गवर्नर उसकी दीवारें गिर जाएंगी, जिनकी नौकरियां थी वो भी गई, कशकोल तोड़ देंगे, एजुकेशन को बड़ा बेहतरीन कर देंगे, हेल्थ सेक्टर देखें आज ये आपको पब्लिक में नज़र आ रहे हैं सब लोग, कल जिसके बाद इक़्तिदार होगा आपको नज़दीक भी कोई नहीं आने देगा। जहाँ से ये गुजर रहे होंगे वहाँ पे आपको किसी जगह बाइक खड़े करने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी, आपको खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। सही कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना है कि आप मंशूर अपनी जगह पे, लेकिन जब ये बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो ये लोग आवाम के साथ क्या कर जाएं, किसी पब्लिक जगह पे चले जाएं और इनकी जो साथ में सिक्योरिटी वाले होते हैं वो किस तरह लोगों को धक्के देते हैं, उनका क्या रवैये होते हैं। इन सब चीज़ों को देखना। आए तो किसी को आप धक्का मिलेगा ना तो आपका कैंडिडेट बोल पड़ेगा कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको वोट लेना है। कल कोई नहीं होगा ऐसा। ये तो फिर रिवायत है और ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आ रहा है। लेकिन ये नारे, ये वादे, ये दावे अपनी जगह। मैं अगेन ये कहूँगी कि दिल बर्दाश्त होकर ये ना कहें कि हमने वोट नहीं किसी को डालना, ये आपका जमहूरी हक है, जरूर इस हक को निकलना चाहिए, लोगों बाहर निकलना चाहिए, निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए लोगों। बिल्कुल, जिसको मर्जी करें, ये उनके पार्टी करें जिसका मंशूर अच्छा है। अब पता नहीं किसका अच्छा। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, हेडलाइंस होंगी फिर वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हर कोई कहता है ज़िंदगी में बेसुकूनी है, एक हलचल है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ ही नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि हमारे खुद साख्ता पैदा किए हैं, उसी की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का ज़िंदगी में दुश्वारियों का सामना रहता है। वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी नहीं है, बंदों के हकूक़ का ख्याल रखो। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। पूरा दिन में पता नहीं हम कितने लोगों की दिल आज़ारी कर देते हैं, पता नहीं कितने लोगों को बुरा भला कह देते हैं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? हुकूकुल इबाद के हवाले से अहकामात क्या हैं और क्या हुकूकुल इबाद की अदायगी के साथ हम अपनी ज़िंदगी पुरसकून बना सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में किस तरह से आसानी पैदा हो सकती है? क्या वाकई अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा, हम आसान और अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्यों आज हर कोई कहता है कि मैं परेशान हूँ? क्यों वो लोग भी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की तमाम नेमतें दी हैं वो भी परेशान हैं? तो बहुत सारे सवालात और आपके सवालात आज के शो में हम शामिल करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जो मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, इंतहाई मोहतरम रूहानी स्कॉलर हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज हर दूसरा बंदा कहता है मैं परेशान हूँ, और परेशानी किस चीज़ की है ये समझ से बाहर है। हर दूसरा बंदा टेंशन में है। अल्लाह ताला ने नेमतें भी सब दी हैं, कैसी है ये परेशानी और टेंशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक चीज़ की माजरत की, आज गला मेरा ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से शायद आवाज़ में प्रॉब्लम आए आपको। जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने एक बात बड़ा ज़ोर दे के फरमाई थी कि ख्वाहिशात जब ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो परेशानी का सबब बनती हैं। बेशक। ये मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, बेशक, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं दोहरा रहा।
आज हमारे यहाँ ख्वाहिशात की भरमार हुई है और जाहिर है कि तमाम ख्वाहिशात इंसान की पूरी नहीं होती कभी। तो ख्वाहिशात के पूरे न होने की वजह से जो बेचैनी पैदा होती है अंदर, उसको हम कभी बेचैनी का नाम देते हैं, कभी परेशानी का, कभी कुछ नाम दे देते हैं, कभी कुछ। तो ये ख्वाहिशात की जो भरमार है वो हमें ज़्यादा परेशान रखती है। बेशक। हमारे असलाफ, हम एहतराम बहुत करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इस एहतराम और मोहब्बत के बावजूद हम उनसे इस्तिफादा नहीं कर पाते। विज़डम में और इल्म में जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहो यकता हैं और आपकी फरमुदात कमाल के हैं। बेशक। जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि इकॉनमी को संभालने का, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, घर के लेवल पर हो या मुल्क के लेवल पर, एक ऐसा नुस्खा दिया जो ना आज तक कोई दे नहीं पाया। वो ये था कि मैंने अपनी ज़रूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। तो जब इंसान अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पे काबू पा लेता है तो फिर सुकून ही सुकून होता है। तो हमारी परेशानी की वजह जो हम ये शिकायत करते हैं कि परेशानी बहुत है, उसकी बुनियादी वजह ख्वाहिशात की ज़्यादती है। अगर हम ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें तो मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। चलें, ये तो वाज़ेह बात है कि आप ऐसा अपनी ज़िंदगी में करके देखें और फिर देखें सुकून ज़िंदगी में किस तरह से आता है। हकूक़ुल इबाद की अहमियत क्या है और क्या हकूक़ुल इबाद की अदायगी अगर हम नहीं करते तो हम तब भी परेशान रहते हैं? किसी भी मुआशरे में अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि दूसरों के हकूक़ अदा किए जाएं। हर एक के हकूक़ उसे मिलते चले जाएं तो उस मुआशरे में फिर अमन ही रहता है, बदअमनी कमी पैदा होगी। इस बात पे बहुत जोर दिया और उसको कमाल तरीके से उजागर किया कि हकूक़ुल्लाह बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का हक़ है कि हम उसकी इबादत करें, लेकिन उसके बारे में फरमाया कि वो तो रहीम व करीम है, माफ़ कर देगा उसे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मुंह मोड़ जाए या उससे लापरवाही बरतें। बहुत ज़रूरी है हकूक़ुल्लाह की अदायगी, लेकिन हकूक़ुल इबाद पर जो मेजर एम्फेसिस ले हुआ है वो किसी बात पर नहीं है। इससे ज़्यादा किसी पर एम्फेसिस नहीं हुआ कि हकूक़ुल इबाद किसी तौर भी माफ़ नहीं किए जाएंगे तब वक्त कि वो इंसान खुद माफ़ न कर दे। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं अर्ज़ कर दूँ अगर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ़ कीजिएगा कि किसी का माल उसकी मर्ज़ी के बगैर न खाओ। अब कहने को मुख्तसर सी बात है, लेकिन अगर इसको गहरी नज़र से देखा जाए तो ये उन चंद एक फैक्टर्स में से है जो माशरे में अमन कायम रखने में मदद देते हैं। कि अगर हम एक दूसरे का माल उसकी मर्ज़ी के बगैर न खाएं तो शिकायत में बहुत कमी आ जाएगी। बेशक। हकूक़ुल इबाद, ये तो एक मैंने मिसाल दी है आपको। हकूक़ुल इबाद की अदायगी इनफैक्ट एक गारंटी है कि मुआशरे में अमन कायम रहेगा। बेशक बेशक। और मज़े की बात यह है कि जब हम
किसी दूसरे का हुकूक उसको खुशी से अदा कर रहे होते हैं, तो हमारे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा होती है। आप तसल्ली महसूस करते, इत्मीनान होता है। जी, बहुत एक अंदर से खुशी है। मैं एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं है। बेशक। जो आदमी देना सीख जाता है वो अंदर से इतना खुश होगा कि हैरत होती है। आप दरवेश लोगों को देखिए, फकीर लोगों को देखिए, उनके पास न खाने को पूरा होता है, पेट भर खाने को रोटी नहीं मिलती है, बिल्कुल। पहनने को पूरा लिबास नहीं होगा, रहने को पूरी छत नहीं होगी, लेकिन उनसे ज़्यादा खुश इंसान रुए ज़मीन पर आपको मिलेगा नहीं कोई। पुरसकून जिंदगी होती है उनकी, बहुत खुश, उनका चेहरा ग्लो करता है खुशी से। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि उन्होंने देना सीख लिया है। तो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज ले आए, और वो लाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अपने आप को सेल्फ सजेशन के ज़रिए ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। वो नुक्ता ये है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं, लेकिन दूसरों के सबके मुझ पर हकूक़ हैं जो मैंने अदा करने हैं। तो जब आदमी ये सोच ले तो फिर दूसरों के हकूक़ बहुत खूबसूरती से अदा करता है, और लोगों से तवक्कुआत बिल्कुल नहीं होती। जब तवक्कुआत नहीं है तो फिर दिल भी नहीं दुखता, अंदर दर्द भी पैदा नहीं होता, इंसान की ज़ुबान गिले शिकवों से बंद हो जाती है। बेशक। और जिस इंसान की ज़ुबान गिले शिकवों से रुक गई, उसकी ज़िंदगी इसी दुनिया में जन्नत हो जाती है। बेशक बेशक। अदम बर्दाश्त क्यों है हर किसी में? हम गिले शिकवे करना तो दूर की बात, हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आज घरों में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो इसी बुनियाद पर हैं कि फ़लाँ ने ये क्यों कहा, फ़लाँ ने ये क्यों कहा। अगर दफातर हैं तो वहाँ कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, किसी की तरक्की को कोई बर्दाश्त नहीं करता, किसी के अमन को कोई बर्दाश्त नहीं करता, किसी के घर के सुकून को कोई बर्दाश्त नहीं करता। सिर्फ यही एक मामला नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों में जो अहकामात हैं हमारे दीन में, हमारे रवैये उनमें तकरीबन 180 डिग्रीज अपोजिट हो जाती हैं। बहुत से मामलात हैं हमारे इस्लाम के अंदर। टॉलरेंस को एक बुनियादी हैसियत हासिल है। बेशक। और वहाँ पे टॉलरेंस में एक बड़ी डिस्टिंक्शन नज़र आती कि जहाँ कौमी मामलात की बात है, मुल्की मामलात की बात है, मुल्की कानून की बात है, वहाँ टॉलरेंस ज़ीरो है, कोई बर्दाश्त नहीं है, पूरी क़ुव्वत से रिएक्ट करता आदमी। जहाँ उसकी ज़ाती ज़िंदगी की बात है, उसमें मोर देन 100% टॉलरेंस मौजूद है कि ज़ाती इंतकाम नाम की कोई चीज़ मुसलमान में नहीं होती है। वो जो कुछ करता है वो कौमी मफाद में बड़ा सख्त होगा। इसलिए मुसलमान के बारे में मशहूर है कि मोमिन जो है वो काफिर के मुकाबले पे आएगा तो वो लोहे से ज़्यादा सख्त होता है, अपने लोगों के लिए मोम से ज़्यादा नरम होता है। और मज़े की बात यह है कि मोमिन मैदान जंग में भी जब तक के दुश्मन हथियार उठाए हुए हैं वो फौलाद की तरह सख्त है, लेकिन वही दुश्मन जिस पर वो कहर बन के टूटा है वो अगर हथियार डाल दे तो वो मोम की तरह नरम हो जाएगा वहीं पर। तो ये जो टॉलरेंस का रवैया है कि जहाँ तक ज़ाती ज़िंदगी की बात है वहाँ पर दूसरे को इजाज़त है कुछ भी ज़्यादती कर ले।
कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इंतकाम नहीं है। लेकिन कौमी और मुल्की मामलात में कोई टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल। ये हमारा रवैया इसके असल में बिल्कुल बरक्स हो गया कि कौमी मामलात में मुल्की कानून के बारे में हमारे अंदर टॉलरेंस बेपनाह है, लेकिन ज़ाती मामलात में टॉलरेंस हमारे यहाँ ज़ीरो हो गई है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने शायद इसी चैनल पर या किसी और चैनल पर एक किस्सा सुनाया था कि मेरी बेटी दामाद की ट्रांसफ़र हो गई यूके, वो चली गई वहाँ। तो उनकी दो बच्चियाँ थी छोटी छोटी, उनको स्कूल में दाखिल कराया। तो 4-6 महीने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया मेरी बेटियाँ जो कुछ सीख के आई थी पढ़ना, वो दिन ब दिन नीचे को जा रही हैं, बजाय इसके कि कुछ और सीखती। तो वो उठ के हेड टीचर के पास चली गई और जाके उनसे जिक्र किया कि इस तरह मेरी बेटियाँ पहले पाकिस्तान में पढ़ती थी और वहाँ से जो स्कूल से सीख के आई थी उसका लेवल ये था, लेकिन पिछले 6 महीने से आपके पास है वो बच्चियाँ। तो मुझे एहसास ये हो रहा है कि शायद उनकी तालीमी काबिलियत में बजाय इजाफे के कमी हो रही है। तो हेड टीचर ने बड़े हैरान कुन तरीके पर एक जवाब दिया कि वो आप दुरुस्त कह रही हैं, हम बच्चों को इस लेवल पर पढ़ाते नहीं हैं। हम इस लेवल पर बच्चों को सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं कि दूसरों के हकूक़ क्या हैं और आपके हकूक़ क्या हैं। सही। आपने अपने हकूक़ का दिफा करना है और दूसरे के हकूक़ को रेस्पेक्ट करना है। हम सिर्फ ये सिखाते हैं। बिल्कुल। अब ये बात शायद फौरी तौर पर हम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन उनके रवैये देखिए कि ज़ाती ज़िंदगी में एक चीज़ दिखाई देती है कि आपको एहसास होगा कि वो लोग बहुत टॉलरेंट हैं। बिल्कुल। और बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ज़रा सा आप उनकी दुम पर पाँव रखें, देखिए कैसी शिद्दत से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। आप उनके हकूक़ के दायरे के अंदर ज़रा सा एक कदम रखिए, बिल्कुल बड़ी शिद्दत से रिएक्ट कर जाएंगे। और लेकिन आपसे मिलने जुलने में कितने अच्छे वो लोग होते हैं। आम हालात। माज़र शाह साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकास है। मैं सिर्फ एक अर्ज करने के लिए मैंने फोन किया। मेरी गुजारिश थी कि शाह साहब एक शफीक और मुफक्किर इंसान है, एक दुनिया साहब आपसे मदद करती है, तो सिर्फ मेरी गुजारिश थी शाह साहब प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। जी ठीक है, इनका सवाल प्लीज़ रिपीट कर दीजिएगा। पैनल से मुझे बता दें क्या इन्होंने कहा है, क्योंकि आवाज़। चलें जी, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक में कॉलर आए थे जी रावी रोड से रमज़ान साहब, जिनका एक कहना था कि मुल्की हालात बहुत ख़राबियों की तरफ जा रहे हैं और हर बंदा परेशान है। मुल्की हालात में बेहतरी कब और कैसे आ सकती है? शाह साहब को ये उम्मीद है? कौमों पर ऐसे वक्त आते रहते हैं, हम अगर मुताला करें तो शायद ही कोई ऐसी कौम होगी जो इन हालात से न गुजरी हो। परेशानी की इसमें बात नहीं है। अल्लाह ताला निकाल लिया करता प्रॉब्लम से, और इंशाअल्लाह ताला शायद कुछ देर के लिए तो मामलात पहले से ज़्यादा बिगड़े, लेकिन 8-10 महीने के बाद ही मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मायूसी की बात नहीं है, सिर्फ हमारे अपने रवैयों की चीज़ है कि हम बाज़ का हालात उतने ख़राब होते नहीं दिखते, हम उसकी प्रोजेक्शन देने लगते हैं फॉर सम रीज़न। मैं बदनीयती की बात नहीं कर रहा, लेकिन फॉर सम रीज़न हमारी प्रोजेक्शन ऐसी हो जाती है। तो परेशानी की बात नहीं है,
और 8-10 महीने के बाद इंशाल्लाह सांस आना शुरू हो जाएगा और उसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से ऊपर उठ जाएगा। चलें जी, ये तो हम लोगों को अपनी कोशिश भी जारी रखनी है, नाउमीदी बिल्कुल भी किसी मामले में नहीं करनी है। कामयाबी की ज़मानत, कुछ लोग कहते हैं हम कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें कामयाब कैसे होंगे, अगर नाकामी हो गई तो आप मायूस होकर बैठ जाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कामयाबी की ज़ामिन बनती हैं आपके किसी भी काम में? देखिए, रब ताला का अपना फरमान है कि मुझसे अच्छे गुमान रखो, मैं अच्छा ही करूँगा। बेशक। एक तो रब ताला से हमेशा खुशगुमान रहना चाहिए कि मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है, वो यकीनन मेरी मदद करेगा और मुझे कामयाब कर देगा। कामयाबी आ जाती है। इसमें बुनियादी जो चीज़ है वो नेक नियति है। नेक नियति हमारी हर मामले में कायम रहनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट बड़ा हैरान कुन होता है कि इंसान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे यहाँ अपने मुल्क में बेशुमार ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो बड़ी नेक नियति से कारोबार करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें दिन ब दिन तरक्की देता चला जाता है। तो नेक नियति बुनियादी चीज़ है कि हम अपना तराजू हमेशा दूसरे की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहने दें, अपनी तरफ नहीं झुकाएं। तो उसका नतीजा देखिए, ये सही है कि कोई भी आदमी मुझे क्वेश्चन कर देगा कि आप दुनिया का कोई ऐसा फार्मूला बताइए किसी भी इल्म का, किसी भी साइंस का, कि जो देने से चीज़ें बढ़ती हों। मैं नहीं बता पाऊंगा। दुनियावी उलूम में से कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इस बात को साबित कर दे कि देने से बढ़ता है। हर जगह यही जवाब आएगा। अलजबरा देख लीजिए, ज्योमेट्री देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, मैथमेटिक्स देख लीजिए, अरिथमेटिक देख लीजिए, सब जगहों पर फार्मूला यही बताता है देने से घटता है। लेकिन आपकी भी ज़िंदगी का तजर्बा यही होगा। मैं तो बहुत उम्र गुजार चुका इस दुनिया में, मेरे सारी उम्र का तजर्बा है कि देने से बढ़ता है। तो जब हम, एक ज़माना था कि मेरे दिमाग में ऐसी आया कि लाहौर में 2-4 दुकानदार ऐसे हैं जिनके यहाँ फरावानी है कस्टमर्स की, और ज़ाहिर है कस्टमर्स की फरावानी है तो रिस्क भी उसी निस्बत से है। तो एक हलवा पूड़ी वाले साहब थे, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के अपोजिट बैठते थे। मैं वहाँ चला गया, जाके मैं उनकी शॉप के करीब खड़ा बहुत गौर से देखता रहा कि उनका क्या रवैया है जिसकी वजह से इस कदर रश है। मैंने ही देखा कि वो बंदा कस्टमर्स को बुरा भला कहने से भी नहीं रुकता। अच्छा। वो चुकता नहीं था, जो मुंह में आया कह दिया। तो एक बच्चे को देखा मैंने, वो बर्तन लेके आया, काफ़ी बड़ा बर्तन था, और उसने गालिबन उसे शायद 2 रुपए दिए कि मेहमान आए हुए हैं तो ये हमें वो दे दें, जो पूड़ी के साथ चने और भाजी होती। उस बंदे ने उसका बर्तन आधा भर दिया उन 2 रुपयों में, और उसके 2-4 कस्टमर्स के बाद ही 1000 रुपये वाला कस्टमर आया, उसको भी उसने उतना ही दे दिया। तो मैं बड़ा हैरान था कि बंदा जिस तरह से लुटाता है, तो इसका तो महीना भर काम नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बढ़े जा रहा था। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है जो बिहाइंड द कर्टन काम करता है, हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। उस निज़ाम में है कि जितना आप अपना तराजू लोगों की तरफ झुका और रखें, उतना ही रिस्क बढ़ाता चला जाता है। बेशक, बेशक। तो वो जो आपने सवाल पूछा, इसमें 2 चीज़ें कि एक तो अल्लाह से गुमान
अच्छा रखिए, बेशक, और दूसरा नेक नियति रखिए। और ये नेक नियति ही का एक हिस्सा है, बिल्कुल, कि आपका तराजू दूसरे की तरफ झुका रहे। बिल्कुल। और जब आप किसी के लिए अच्छा करते रहेंगे तो आपके रास्ते आसान होते जाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं शाह साहब को कहूँगी वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शाह साहब आगे बढ़ा दीजिएगा। तो बात नेक नियति की हो रही थी, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम दूसरे के लिए हमेशा इशार से काम ले लें। एक चीज़, एक टर्म हम बड़ी यूज़ करते हैं, फला आदमी बड़ा सखी है। अब अगर दुनियावी डेफिनेशन में उसकी हम जाएंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी, लेकिन जो फ़कीर लोग हैं उनके यहाँ जो सखी की तारीफ है बड़ी हैरान कौन है। और वन सेंटेंस कि सखी वो होता है जो लेते वक्त थोड़े को भी बहुत जाने और देते वक्त बहुत को भी थोड़ा जाने, बेशक, वो सखी है। तो अगर हम ये रवैया ज़िंदगी में दूसरों के हकूक़ अदा करने में रख लेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जो प्रोग्राम के शुरू में आपने फरमाया था कि बेचैनी और बेसुकूनी, उसका एक हल ये भी है कि हम ये रवैया रख लें लोगों के हकूक़ अदा करते वक्त कि अपने हकूक़ कोई थोड़े से भी अदा कर दे तो हमें यूँ लगे कि उसने बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। और जब हम किसी के हकूक़ अदा कर रहे हों तो पूरी तरह हकूक़ अदा करने के बाद भी ये एहसास रहे कि मैं कुछ नहीं कर सका इसके लिए। तो ये चीज़ इंसान को बहुत अज़मत की तरफ और दुनियावी तरक्की की तरफ ले जाती है, और आप इत्मीनान भी महसूस कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं ना कि फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, हालांकि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। कुछ लोग ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी के किन पहलुओं पर गौर करना है? हमारे यहाँ एक चीज़ की मुसलमान में अहमियत है, वो है तदबीर। जो काम भी तदबीर से किया जाएगा उसमें नाकामी नहीं आती। बसा औकात होता ये है कि मुझे अगर इस्लामाबाद जाना है और मुल्तान की तरफ दौड़ना शुरू कर दूं, दौड़ तो मैं रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि जितनी तेज़ी से मैं दौड़ रहा हूं मैं अपनी मंजिल से उतना दूर जा रहा हूं। तो अगर हमने सही डायरेक्शन में तदबीर के साथ मेहनत की तो कामयाबी मिल जाती है। हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कोई फ़र्क रह जाता है, वरना रब ताला किसी की मेहनत अपने ज़िम्मे उधार नहीं रखता। हाँ, बाज़ ये ज़रूर हो जाता है कि जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं वो काम नहीं होता, इसलिए कि वो हमारे मफाद में नहीं होता वो, और कुछ अर्से के बाद हम पर खुल भी जाती बात कि हो अगर ये काम हो जाता तो मुझे नुकसान होता। रब ताला हमारी वो मेहनत भी ज़ाया नहीं होने देता, उसका अजर किसी दूसरी जगह आता कर देता कि कुछ काम बगैर मेहनत के हमारे हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला वो कंपनसेट कर रहा होता है हमें। ये चीज़ें अगर ज़्यादा गहराई से देख के हम इन्हें अडॉप्ट करते चले जाएं। दुआ के बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो मेरा ये अर्ज़ करना है कि जो चीज़ मैं अपने लिए चाह रहा हूँ, मैं अगर रब से वो अपने दुश्मन के लिए मांगूं तो ये तो मुझे नहीं पता मेरे दुश्मन को वो अता होगी या नहीं होगी, लेकिन खुद मुझे मिल जाएगी। इसलिए कि जब मैं दुश्मन के लिए दुआ करता हूँ उसमें मेरी कोई गर्ज नहीं, मैं अपनी अना और नफ्स को मार के दुआ कर रहा हूँ, वो चीज़ रब को बड़ी पसंद आएगी और वो दुआ कबूल हो जाती। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मैं नहीं कह सकता कि दुश्मन को मिले या न मिले, लेकिन मुझे ज़रूर मिल जाए। बिल्कुल। तो हम दुआ दूसरों के लिए जो करते हैं
दर हकीकत वो खुद हमें फ़ायदा दे रही होती है। बिल्कुल, तो हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, मिसेस गुलाम रसूल जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाह रही हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई है, बेहतर यही है कि आप सवाल पूछ के अगर हम तक पहुंचा देंगे तो हमें ज़्यादा इजी हो जाएगा जी सवाल पूछने में, क्योंकि लाइन में जी ठीक है। अच्छा जी, कॉलर ये सवाल करना चाह रहे हैं कि हम हकूकुल इबाद की मुतवातर अदायगी करते चले जा रहे हैं, लेकिन रिस्पांस कभी अच्छा ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? आमतौर पे जो लोग बात पूछते हैं वो ये है कि मैं लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता हूँ, नेकी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता। मेरे साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं करता। ये शिकायत हमें रहेगी तब वक्त के हम अपनी ज़िंदगी के रवैये में थोड़ी तब्दीली ना ले आए। वो तब्दीली ये है कि हम अपने आप को एक बात याद दिलाएं कि मैं किसी के लिए जो कुछ कर रहा हूँ वो उस आदमी पर एहसान नहीं है। सही। ये मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। सही। तो जब एक काम मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ तो उसका अजर मुझे अल्लाह से मिलेगा। मैं उस आदमी से तवक्को क्यों रखूँ कि मैं इसके साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ, ये जवाब में मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। उसके साथ एक और चीज़ भी है कि जब हम किसी के साथ बेहतरी का एहसन सलूक करते हैं और वो पलट के हमें कुछ ज़्यादा डिज़ायरेबल एटीट्यूड नहीं रखता हमारे साथ, तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि अब अजर दुगना होकर मिलेगा रब से मुझे इसका, और मिलता है। बिल्कुल। ये ज़रा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो भी काम है वो किसी इंसान के लिए नहीं है, वो रब के लिए है। बेशक। तो अजर भी उसका रब ही के यहाँ है। और वैसे भी अगर दुनियावी तौर पर तसल्ली देने की बात है तो जनाब ये रवायत है दो शख्सियात के बारे में, दो हस्तियों के बारे में। जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह से भी मंसूब है और जनाब हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी मंसूब है कि उन्होंने 1400 साल पहले ये फरमाया था, जिससे नेकी करो उससे डसे जाने की तवक्को रखो। और 800 साल पहले मौलाना रोम ने कहा था कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। तो जब ये बात इतने साल पुरानी, इसका मतलब रवैया यही रहा इंसान का। बेशक। तो जो कुछ भी करना है वो रब की खातिर कर लीजिए, आदमी को दुख नहीं होगा अंदर से। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी इंटेंशंस ये रखेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो उस रब की खातिर कर रहे हैं, तो खुद ब खुद आपके साथ जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शाह साहब आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।